लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड आफ्टरनून एंड लेट्स स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट. अच्छा, आप लोगों ने लास्ट अभी तक क्या डिस्कशन किया था, एक बार अपन वापस बात करते हैं. अपन लोगों ने पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपन ने आईसीएसआई की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां पे अपन ने कहा था भाई सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आप लोगों ने इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लायंसेस को पूरा करना है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट टाइम पे करनी है, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. ये आईसीएसआई के गवर्नेंस रूल्स थे. उसके बाद अपन ने रॉबर्ट यान की बात की थी. रॉबर्ट यान सबसे पहला बंदा था 1984 में जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड के ऊपर अपनी बुक के अंदर बात की थी. अगेन उसकी कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. इसके बाद अपन ने बोला था नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था भाई नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एनहांस होती है. अगर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एनहांस होती है तो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ता है. इन्वेस्टर ट्रस्ट आया तो ग्लोबली हमें रिकॉग्नाइज करते हैं. ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी हमें रिकॉग्नाइज करने लगते हैं. हमारी एंटरप्राइज की वैल्यूएशन बढ़ती है. अगर एंटरप्राइज की वैल्यूएशन बढ़ी तो हम करप्शन कम करते हैं. अगर करप्शन कम है तो क्राइसिस एंड स्कैंडल का कम चांस है. एंड क्राइसिस स्कैंडल का कम चांस है तो अकाउंटेबिलिटी आती है. ये मैंने कहा था नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इफ यू रिमेंबर, बहुत बढ़िया. अच्छा, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हुआ था. उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े. नेक्स्ट क्या बात करी अपन लोगों ने? कल आप लोगों ने दो चीजों के ऊपर बात करी थी. एक था कि भाई जो रोल ऑफ बोर्ड, उस पर अपन ने टोटल 9 पॉइंट्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर. अच्छा, अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो क्या क्या चीजें अपन ने कल एक बार पढ़ी थी जब अपन बात कर रहे थे नीड एंड स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर? लोन एंड पावर्स ऑफ बोर्ड. हमने उससे कहा सबसे पहली बात, आपके डायरेक्टर्स के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए. आपके वैल्यू सिस्टम, आपने इंटरनली क्या सोचना है, क्या उन लोग के पास रेलेवेंट स्किल्स हैं काम करते वक्त. सबसे पहली चीज हमने ये देखी. सेकंड चीज आप लोगों ने क्या देखी थी? आप लोगों ने लेजिस्लेशन की बात करी थी. लेजिस्लेशन का मतलब क्या था कि आप लोगों ने अप्रोप्रिएट लॉज ड्राइव करने जिससे अपन लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करवा पाए. उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा था नेक्स्ट? बहुत ही बढ़िया. उसके अंदर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? एनीवन? मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या पढ़ा था आपने? मैंने कहा था ये फर्स्ट और सेकंड का ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें फर्क क्या है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंसर्न कर रहे थे, नीचे आपने मल्टीपल एम्प्लॉइज, एवरीवन, एक कल्चर टोन सेट करना था, एक कॉर्पोरेट कल्चर सेट करना था. दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. फोर्थ क्या था आप लोग का? बोर्ड स्किल. अच्छा, जो भी बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वहां पे दे शुड कंसिडर एंड दे शुड हैव रेलेवेंट स्किल्स जब वो लोग काम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या था? कोड ऑफ कंडक्ट. चलेगा. कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था भाई? आप लोग के पास डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट सेट होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए, दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट रोल यू आर गोइंग टू प्ले और कैसे आपने उसको प्ले करना है. ठीक है. और चलो स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब अपन ने ना एकदम इन डिटेल डिस्कशन किया था कि भाई हर कोई अपनी प्लानिंग में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सेट करके रखता है. वेयर डू वी वांट टू रीच. अगर आप लोग सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस लाना चाहते हो तो प्रैक्टिसेस उसी चीज के लिए लाओगे ना जहां आप पहुंचना चाहते हो. तो आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए. इंप्लॉइज को पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. नेक्स्ट गोज. चलेगा भाई. इसमें क्या था? बैलेंस ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली. टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. और ऑडिट कमेटी बनानी है. दिस वाज द सेकंड लास्ट पॉइंट इफ आई रिमेंबर. ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट. चलेगा. सो ऑडिट कमेटी. अच्छा, ऑडिट कमेटी के ऊपर ऑलरेडी बात हुई है एंड रिस्क मैनेजमेंट गोस फाइन. तो यहां तक कल अपना डिस्कशन हुआ था. अब यहां से अपन कहां एंटर कर रहे हैं? आई विल ट्राई कि अपन हिस्ट्री को थोड़ा सा मैनिपुलेटिवली पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे. सो दिस हिस्ट्री ट्रेसेस बैक फ्रॉम 1977. अपन ने 1977 से स्टार्ट करना है. अच्छा, बात समझनी है. मेन बाय बर्थ इज डम. हमने कहा था ह्यूमन डायनेस्टी स्टार्टेड विथ द मोस्ट डम आइडिया, द मोस्ट क्रिएटिव पीपल. अच्छा, आज जिस चीज को आप लोग सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, वो ह्यूमन डायनेस्टी का फर्स्ट प्रोफेशन हुआ करता था. दैट वाज प्रोस्टिट्यूशन. इफ यू जस्ट वांट टू सर्च इट ऑन गूगल. द फर्स्ट ह्यूमन प्रोफेशन वाज प्रोस्टिट्यूशन. So that's why we always say that men by birth were dumb and later we realized, oh, ye nahi. So this is how it turns out to be. So 1977 was the first time when you actually realized कि there is some kind of problem and अब जरूरी है करना कंट्रोल. 1977 the first time we realized कि internal control करना जरूरी है. Now comes the question, what do we mean by internal control? Anyone? Internal control accounts में पढ़ा होगा. Internal audit और internal control अलग अलग होता है. Anyone goes this difference with? किसी को भी नहीं पता? पता है भाई, पर इसी बात का तेरे को पैसा देते. तू बता. बोलो सर. बात में तो दम है सर आपकी. जस्ट रियलाइज इट राइट नाउ. ठीक है दोस्त. अच्छा ना, पर से ना बहुत सारे लोगों ने आपको इंटरनल कंट्रोल को बड़ा हाइप करके कंफ्यूज किया हुआ है.
जो कि इतना होने की जरूरत है नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आज बीइंग अ पर्सनालिटी, आप लोग बात समझना, आप अपनी लाइफ में कितनी बार इंटरनल कंट्रोल करते हो? आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग। आज एकदम क्या हुआ, आज सुबह आई हैड टू डिलीवर अ लेक्चर इन दिस कॉलेज सिम्बायोसिस। तो है ना, मेरे दिमाग में ना जब कभी भी ऐसे अर्ली मॉर्निंग लेक्चर हो तो बड़ा प्रेशर सा होता है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। एंड टर्न्स आउट टू बी, आज सुबह 7 बजे उठाऊं मैं, पर कैसे? 7 बजे मैं सपना देख रहा हूं कि 1 बज गई है। अच्छा, मैं अभी ना 2 मिनट का मेरा पूरा ट्रेंड हो रहा है, एंड आई वुडंट लाई स्वेयर ऑन एनीथिंग, मेरे सुबह 7 बजे का सपना है कि 1 बज गई है। अब 1 बजते वक्त क्या हो रहा है, मैं कहा शिट, सिम्बायोसिस गया, प्रोफेशनल का लेक्चर भी गया, ये लोग माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे, वो लोग माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे। 1 बजे मैं कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे करियर के साथ, कैसा इंसान हूँ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ये वो अपने आप ही जबरदस्ती सेल्फ हेल्प ट्रिप में जा रहा हूँ। फिर मैं सपने में उठाऊँ, मेरे फ्लैटमेट के पास गया और मैंने बोला तेरे में इतनी सी शर्म नहीं है, जब तू ऑफिस जा रहा है, तू देख रहा है मैं सो रहा हूँ, तो मुझे उठा दे, और तुझे पता है आई हैव टू डिलीवर वेरी गुड लेक्चर ओवर देयर। तो बोलता है आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। सपने में मैं ये रियलाइज नहीं कर रहा हूँ 1 बजे वो क्या कर रहा है घर में, बट हम बाकायदा एकदम आराम से बातें कर रहे हैं, मस्त पूरी बात हो गई। एंड मैंने कहा शिट, आई जस्ट सी द ग्रुप कि बच्चों ने व्हाट्सएप पे कितनी गालियां लिखी, एक बार देख लेता हूँ। मैंने ओपन किया, मैं कहा एक भी गाली नहीं है। मैं कहा इतने अंडरस्टैंडिंग बच्चे कहां से हो गए यार ये लोग, एक फोन नहीं, एक कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उस रावण का फोन तो आना चाहिए था ऑफिस से कि कहां है साले, कोई भी फोन नहीं आ रहा। एंड टर्न्स आउट टू बी, देन मैंने ऊपर की तरफ घड़ी में देखा तो बज रहे थे एकदम बाकायदा 7:15, और जो खुशी की लहर से मैं दौड़ा हूं और उठाऊं, दिस इज नथिंग, जो मैं अंदर रियलाइज कर रहा था ना कितना गंदा आदमी हूं मैं, ये होता है इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप अपनी करंट मॉनिटरिंग करते हो कि हाउ माय बिजनेस इज फंक्शनिंग, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, और एट द सेम टाइम यू ट्राई टू सी कि थ्रेट कहां से आ रहा है। आपने एट द सेम टाइम कंपेयर करना है कि क्या मेरी एक्टिविटीज इन थ्रेट्स को ओवरकम कर सकती है, या फिर मुझे इंटरनल कंट्रोल करने की जरूरत है इस थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए। दैट्स व्हाट इंटरनल कंट्रोल इज। और आपका इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करते हो आप इंटरनल ऑडिट और ऑडिट के थ्रू आपके फाइनेंशियल रिटर्न्स में। डू वी गेट इट? सो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्री रिक्विजिट, जहां से आप कंट्रोल ओवर योर कंपनी स्टार्ट करते हो, जिसको सबसे पहले आप ही के अंदर के लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं, और इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस, और आपकी परफॉर्मेंस को वापस ऑडिट करते हैं आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर। So the first time in 1977 we realized the need of having some kind of internal control. That is the history where we start and how we evolve. So let's see. In 1997, क्या है यार, आज मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ जी, in 1977 provides for specific provision regarding establishment, maintenance and review of your internal control. कौन सा ईयर था? 1977। 77 से बात चल रही है कि इंटरनल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बनाओ, उसको रिव्यू करो, उसको मॉनिटर करो। बहुत बढ़िया। अब 1977 में हमने ये तो कह दिया कि इंटरनल कंट्रोल करना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या उठा कि इसको देखेगा कौन, और पता कैसे पड़ेगा कि ये कंट्रोल सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो 1979 में, अच्छा इसके रिकमेंडेशंस कहां से है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ईयर और अचीवमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। 1979 में रिपोर्टिंग ओवर दिस आया। रिपोर्टिंग ओवर इंटरनल कंट्रोल वाज इन 1979। 1977 में क्या बोला? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर बनाओ, मॉनिटर करो, रिव्यू करना। 1979 में क्या आया? रिपोर्टिंग ओवर इंटरनल कंट्रोल। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ कि आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल में कैसा काम हो रहा है, कहां हमें थ्रेट है। क्यों? क्योंकि जस्ट टू सी वेयर वी गोइंग इज नॉट द राइट थिंग, टू सी एंड करेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो 1979 में हमने सबसे पहले ये बात करी। अब देखो 1977 में आने का रीजन क्या था? 1977 का रीजन था कि यार करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी, स्कैंडल्स बहुत हो रहे थे, क्राइसिस बहुत हो रहे थे। इज द फर्स्ट टाइम जब हमने कहा कि इंटरनल कंट्रोल देखो। 1979 में अगेन द मोस्ट डेवलप्ड नेशन यूएस केम अप कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी करो, खाली देखने से कुछ नहीं होगा। सो 1977 वाज द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। 1977 में क्या था? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। याद रह सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट था जिसने क्या बोला कि आपने क्या करना है, स्टैब्लिश करो, मेंटेन करो और रिव्यू करो आपका इंटरनल कंट्रोल। आपके पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। एंड जाहिर सी बात है, मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गोज फर्दर टू टेल मी कि कौन ऑफिस में एथिकली काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगेन कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस हट जाएंगी। यस, नेक्स्ट अप फिर कौन आया? 1979। वहां पे कौन थे अपने? यूएस। सो इट वाज द यूएस एक्सचेंज कमीशन जिसने रेकमेंड किया ओवर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। श्योर इनफ? अभी भी देखो आगे क्या हुआ। 1985 द ट्रेडवे कमीशन। द ट्रेडवे कमीशन आया 1985 में। इनका क्या कहना था? देखो इन्होंने क्या बोला कि आप इन्हें क्या करो, एक प्रॉपर कंट्रोल
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाओ जिसमें आप लोगों ने इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाने, कमिटीज बनानी है एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। तो जो करंटली तुम्हारे कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला ना, वो ट्रेडवे कमेटी ने 1985 में बोला था कि इंडिपेंडेंट कमिटीज बनाओ, ऑडिट कमेटी हो आपके पास, प्रॉपर चेकिंग हो हर चीज की, तब हम मानेंगे कि हमारे यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हट रही है। दिस वाज इन 1985। हाउ डू वी टर्न आउट, हाउ डू वी स्टार्ट? सबसे पहला ईयर कौन सा था? 77 में कौन सी चीज के लिए अपन आए थे? करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो एक्ट का नाम क्या था? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इन लोगों ने क्या बोला? स्टैब्लिश करो, मेंटेन करो और रिव्यू करो अपना इंटरनल कंट्रोल। 2 साल बाद 1979 द मोस्ट डेवलप्ड नेशन द यूएस एक्सचेंज, इसने क्या बोला? रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दो इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद 1985 में कहां पे गए अपन? ट्रेडवे कमीशन। ट्रेडवे कमीशन ने क्या बोला कि आप लोग अपने बोर्ड में एक ऐसा इंडिपेंडेंट बोर्ड क्रिएट करो, कमिटीज क्रिएट करो जिन लोगों, और साथ में ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सो 85 वाज द फर्स्ट टाइम जब इंटरनल ऑडिट की बात आई। मैंने क्या बोला था? द बेस वाज इंटरनल कंट्रोल, टू चेक इट वाज इंटरनल ऑडिट, टू वेरीफाई इट वाज स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये 3 लेवल पे चल रहा था। 77 डेवलप इंटरनल कंट्रोल, 79 रिपोर्टिंग कराओ, 85 बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना है, कॉन्स्टिट्यूट करनी है ऑडिट कमेटी, और साथ साथ में अपने इंटरनल ऑडिट को भी सुधारना है। एज ए कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से क्या आया? कॉसो, द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन टुक बर्थ। ठीक है, कॉसो के ऊपर थोड़ी सी और बात है, अभी तक के लिए एकदम ठीक है। अच्छा, कॉसो याद नहीं भी रखा ना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग बस इस चेन को याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड इंटरनल ऑडिट। ये 3 स्केल पे अपन चल रहे हैं। 77, 79, 85 गोज फाइन। अब आया 1992 कॉसो के ऊपर, जो मैंने आपको बोला था एक बार और बात होगी। लास्ट डेवलपमेंट कॉसो के ऊपर कब हुआ था? 85, 7 साल बाद 1992 में देखो कॉसो ने क्या किया? issued internal control framework. It is framework to help business and other entities assess and enhance their internal control system. 1985 में हमने बोला इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाओ, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ और उसको चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम बनाओ। इन 3 चीजों पे बात करी। 1992 में कॉसो ने फर्दर क्या बोला? 1992 में कॉसो ने बोला कि मैं काम करता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि आपको इंटरनल कंट्रोल कैसे करना है, मैं आपको वेल डिराइव्ड फ्रेमवर्क बना के देता हूं कि कैसे इंटरनल कंट्रोल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आपको जो मैंने 85 में बोला था ना वो अचीव कर लो। अब इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। पहले हमने बोला इंटरनल कंट्रोल करो, फिर हमने बोला कि रिपोर्टिंग करो। अब इसने यहां पे बोला कि इंटरनल कंट्रोल करो और आगे इसने इसी का क्या बना दिया? फ्रेमवर्क बना दिया। सो अगर आप देखो तो हमेशा दो के पैटर्न पे हिस्ट्री चल रही है। 77 इंटरनल कंट्रोल करो, मॉनिटर करो, 79 रिपोर्टिंग करो, 85 इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंडिपेंडेंट बोर्ड की बात करी, और कॉसो ने आगे 1992 में आपको क्या बोला? फ्रेमवर्क क्रिएट किया आपके लिए इंटरनल कंट्रोल कैसे किया जाता है। याद रहेगा? अच्छा, इसका 15% भी याद रहना बहुत है। जाते हैं एंड में एक बार वापस रिवीजन करेंगे, 100% यहां पे रटवा के भेजता हूं तुमको। लास्ट 2002 साबन्स ऑक्सले एक्ट। अच्छा, अब मैंने साबन्स ऑक्सले एक्ट है ना, मतलब ये मान लेना कि ये एज इट इज तुमने इंडियन कंपनी लॉ में पढ़ा है। साबन्स ऑक्सले एक्ट एज इट इज तुमने पढ़ा है। अभी आज अपना मेजर डिस्कशन साबन्स ऑक्सले एक्ट पे होने वाला है। लिख के दे रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां तुम बोल दो अरे ये तो कभी सुना ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि पहले का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा पर सुना जरूर होगा साबन्स ऑक्सले एक्ट। लेट्स स्टार्ट विद साबन्स ऑक्सले। द एक्ट मेड फंडामेंटल changes in virtually every aspect of corporate governance in general and auditor independence। सबसे पहले इसने क्या बोला? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए। क्या हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब काम करते हैं तो उनका कभी भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज आप सब लोगों के ऊपर है कि जो भी बिजनेस CSR की तरह पैसे वापस करें। एनहांस्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, LODR गाइडलाइंस आपके खिलाफ है, आपको बोला गया है कि प्लीज आपने प्रॉपर डिस्कशंस करने, डिस्क्लोजर्स करने। एंड सीवियर पेनल्टीज फॉर विलफुल डिफॉल्ट। आपने कितने सेक्शंस पढ़े विलफुल डिफॉल्ट के ऊपर? 447 पढ़ा था, जहां पे डिफॉल्ट हो जाता है तो 10 साल तक की पनिशमेंट। डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट पढ़ा आप लोगों ने, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पढ़ा आप लोगों ने, डायरेक्टर्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन एंड प्रोस्पेक्टस। हर जगह पे अपन ने बहुत सीरियस पेनल्टीज लॉन्च की। ये सब पेनल्टीज, ये सब डिस्क्लोजर्स, ये सब कुछ आ रहा है साबन्स ऑक्सले एक्ट के बाद। चाहिए तो हिस्ट्री ट्रेस करके देख लो। इट्स साबन्स ऑक्सले एक्ट जिसने सब टोन सेट की। तो प्रैक्टिकली देखो ना, तो जो आपके कंपनीज एक्ट में है वही सब साबन्स ऑक्सले ने प्रिस्क्राइब किया। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, कहीं पे भी उठा लो। पेनल्टीज फॉर विलफुल डिफॉल्ट ऑफ मैनेजर्स, आपको याद रहेगा ये साबन्स ऑक्सले ने बोला। ऑडिटर इंडिपेंडेंस,
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम करना है और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अच्छे करना है। ये सब किसने प्रिस्क्राइब किया? सार्बन्स-ऑक्सले ने। अच्छा, अब सार्बन्स-ऑक्सले में अपन ने क्या क्या करना है? बहुत सिंपल है। मेरी कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड चलाता है, मतलब उनका कोई कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने काम कर लिया, इसको चेक करता है ऑडिटर, मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, काम हो गया, ऑडिटर चेक कर रहा है, पर जो डिस्क्लोजर्स आप कर रहे हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट और फेयर होने चाहिए, और ना जो तुमने ट्रांसपेरेंट और सही डिस्क्लोजर किए तो हेवी पेनल्टीज आएगी। सार्बन्स-ऑक्सले के 4 पॉइंट याद करने के। पहला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए। रिपोर्टिंग जो की है वो एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और इनमें से कुछ भी गलत हुआ हेवी सीवियर पेनल्टीज आएंगी। ये किसने बोला था? सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट 2002। याद रह सकता है अपने को। अच्छा, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अभी देखो आपको ना सारे ईयर याद होंगे। 77 सबसे पहली बार बात हुई कि क्या चाहिए हमको? इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, किसने बोला था ये? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके बाद कितने साल बाद रिपोर्टिंग की बात हुई? 2 साल बाद, 79 में। किसने बोला था ये? यूएस में। जान पूछ के उल्टा चल रहा हूं ताकि इस तरह वाला भी याद हो। 79 हो गया। उसके बाद कब नेक्स्ट बात हुई? 1985। किसने बोला था? ट्रेडवी कमीशन ने। ट्रेडवी कमीशन ने क्या बोला था? इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाओ, इंटरनल कंट्रोल हो, इंटरनल ऑडिट हो, और इसी के बाद फॉलो किया 1992 में। 1992 ने क्या बोला? कॉसो ने क्या बोला? मैं आपको इंटरनल मॉनिटरिंग का, और सॉरी इंटरनल कंट्रोल का एक पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं फॉलो करने के लिए। फॉलोड बाय विच? इसके बाद कुछ बचा नहीं क्या? बस हाँ, 2002 सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट। सही एकदम। सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट ने क्या बोला? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ट्रांसपेरेंस डिस्क्लोजर्स, एंड लास्ट हेवी पेनल्टीज फॉर एनी काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां तक एकदम ठीक है क्या? पक्का? सो दैट्स द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 77 to 2002। ईयर्स के साथ याद हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको ना भी याद रहे ना तो 77 और 2002 जरूर याद रहेगा, दिस इज फॉर श्योर। मीनवाइल बीच के ईयर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। दिस इज एन एडिशन, चलेगा। तो थोड़ा सा इसको है ना ऐसे मैकेनिकली पढ़ना पड़ता है, आई कांट हेल्प इट, इसको अपने को याद करना पड़ेगा। गोइंग अहेड, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके। सो लेट्स स्टार्ट विद यूके। दैट वाज द कैडबरी रिपोर्ट 1992। अभी ना बहुत सारी बड़ी बड़ी आने वाली है। पहले आपने कैडबरी पढ़ना है, फिर ग्रीनबरी पढ़ना है, एकदम ठीक है। फिर इन दोनों की बेइज्जती करनी है अपन ने। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने जब बोला द कैडबरी कमेटी, ठीक है, सो दिस टेस्टी कमेटी रिकमेंडेड व्हाट? इसने सबसे पहले कहा कि ना लोगों में ना बंटवारे करो, एक ही जने को सारी अथॉरिटी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। सो दिस कमेटी रिकमेंडेड फर्स्ट द सेपरेशन ऑफ सीईओ एंड द चेयरमैन। इसने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई और हो और चेयरमैन बोर्ड का कोई और हो, ताकि कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ना, इससे बहुत डेवलपमेंट हो पाएगा। ये इन लोगों ने कहा था, ठीक है। तो इनका मेजर फोकस इसके डिवीजन के ऊपर था और बोर्ड में इंडिपेंडेंस लाने के लिए था। तो कैडबरी के 2 एजेंडा आपको चाहिए तो ऊपर इस पे लिख के रख लो। बोर्ड में इनको इंडिपेंडेंस लानी थी, बोर्ड में इनको इंडिपेंडेंस लानी थी, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, इन लोगों ने ना सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी। सेपरेशन ऑफ पावर एंड रोल्स, प्लीज इतना लिख लीजिएगा तो ये आपको हमेशा याद दिलाएगा। अच्छा, अब इस कमेटी के अंदर तुम जो पढ़ने जा रहे हो ना, ये सेम तुम्हारा कंपनी जाएगा आज तुमसे करवाता है 100%, ठीक है एकदम। देखो, due to several scandals and financial collapses in the UK in the late 1980s and early 1990s, London Stock Exchange set up the Cadbury Committee in 1991 to raise the standard of corporate governance। तो स्कैम जो चल रहे थे उसके बाद अपन लोगों ने कैडबरी कमेटी, अपन लोगों ने मतलब फॉरेनर्स, अपने अंग्रेजों ने बोला कि कैडबरी कमेटी बनाते हैं, ठीक है। दिस रिपोर्ट रिकमेंडेड कि स्कैंडल्स कैसे हटाए जा सकते हैं, सेपरेट कर दो लोगों को काम करने के लिए। जैसे अलग अलग करोगे तो एक दूसरे का काम क्रॉस चेक करेंगे तो पकड़ा जाएंगे और खुद ही रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, सोच के देखना, लेट्स सपोज टुडे आई हैव द एंटायर पावर, इफ आई गो करप्ट द एंटायर सिस्टम गोज करप्ट। एट द सेम टाइम इफ 5 पीपल हैव पावर एंड आई गो करप्ट, मैं फिर भी सारा डैमेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मल्टीपल लोग मेरे करप्ट इंटेंशन को चेक कर सकते हैं। श्योर इनफ, गोइंग अहेड। सो इसने बोला द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी शुड बी separated, that is separation of power and roles। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला कि सारे इंटरेस्टेड डायरेक्टर मत लाओ, सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मत लाओ, बाहर से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी लेके आओ, तब आएगा तुम्हारे बोर्ड में एक नया स्टेबिलिटी। तो इसने बोला बोर्ड शुड हैव एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एग्जीक्यूटिव? चलो देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या समझते हो? डे टू डे में पार्टिसिपेट नहीं करते, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इन सबको अपन ने नॉन एग्जीक्यूटिव बोला है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कंप्लीटली हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, फुल टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ होल टाइम डायरेक्टर।
गोज फाइन। तो इन लोगों ने क्या बोला ना कि पूरे बोर्ड को कंपीटेंट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से नहीं चलेगा। लेट्स गो अहेड, आपने एक चीज और ऐड करनी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेके आओ। इसने कहा कितने? इसने कहा 3, कम से कम 3। अच्छा देखो 3 में भी खुश नहीं हुआ है, 3 में से इसने कहा 2 इंडिपेंडेंट लेके आओ, तब मतलब आया। तो इसने क्या बोला? 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 2 of whom should have no financial or personal ties to executive, that means independent director। तो इसने बोला 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए और इन 3 में से भी 2 कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। कैडबरी कमेटी कौन सी ईयर में सेटअप हुई थी? 1992 में हुई थी। क्यों सेटअप हुई थी? 1980s और 1990s में यूके के अंदर बड़े स्कैंडल्स देखे जा रहे थे, इसीलिए कैडबरी कमेटी बनाई। कैडबरी कमेटी आई, कैडबरी कमेटी ने क्या बोला? सबसे पहला सेपरेशन ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन। नेक्स्ट चीज उसने क्या बोली? एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और 3 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। गोइंग हेड टू द लास्ट पॉइंट, each board should have an audit committee composed of non-executive directors। आपने ऑडिट कमेटी सेटअप करनी है जिसके अंदर कौन होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या आज भी आप लोग यही फॉलो कर रहे हो? यस। और देख लेना वहां पे लिखा है एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ कैडबरी कमेटी। वी ऑलवेज गिव क्रेडिट टू देम। हमने कहा बढ़िया किया, कैडबरी हमेशा हमारे लिए फायदा करती है। गोइंग अहेड, 1995 में हमने कहा कैडबरी से हो गए बोर, अब चाहिए ग्रीनबेरी रिपोर्ट। अच्छा ग्रीनबेरी ना एक्चुअली बंदे का नाम है, ठीक है ना, उसके नाम पे कमेटी बनी हुई पूरी, और वो भी ऊपर भी ऐसा ही है। ठीक है, ये सोचो इस सरने में समझ में नहीं आता, इनको प्रणाम करके चखें। सो द कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री सेट अप अ ग्रुप अंडर द चेयरपर्सन ऑफ सर रिचर्ड ग्रीनबेरी। ठीक है सर, रिचर्ड ग्रीनबेरी। अब इन्होंने क्या कहा ना, मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो समझो, इंडिया के अंदर अगर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम करप्ट है, या फिर आप कभी कभार इल्जाम लगाते हो कि नहीं पुलिस रिश्वत लेती है, कुछ लेती है, ऐसा क्यों बोलते हो? उनको कम मिलता है। अगर किसी इंसान को अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों यूएस के अंदर करप्शन कम है? क्योंकि वहां पे मैकडी वाले को पर आवर कम नहीं भी तो 1300-1400 रुपए घंटे मिलते हैं। अगर उसने 8 घंटे काम कर लिया तो वो यहाँ के कोई भी एकदम टॉप बिजनेसमैन से ज्यादा कमा रहा है मैकडी डिलीवर करके। दैट्स हाउ यू से कि यार पैसा है बहुत ज्यादा। इसीलिए तो इंडियंस बाहर जाते हैं, पैसा सेव करते हैं, 5 साल में वापस आते हैं, फिर राजाओं की तरह रहते हैं। मैं ना, मेरे को अभी भी याद है, मेरे बैच में एक है ना, जब मैं बीकॉम कर रहा था, एक लड़की थी, बड़ी निठल्ली निकम्मी, कुछ नहीं करती थी, एकदम चिल, सिर्फ पार्टी की होगी उसने जीवन में। ऐसा 3rd ईयर में तो एक पेपर था जो कंपनी लॉ का पेपर था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। उसने ना हाथ जोड़ लिए मुझसे बताने के लिए, मैं कहा नहीं बताऊंगा, तू फेल हो गया चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे बैठा था पर एंड तक गलत बताया सब कुछ। अभी रिसेंटली ना 15-20 दिन पहले दुबई गई है, शिफ्ट हो गई वहीं पे। मेरे को इतना चिढ़ आई है ना, मेरे को फोन आया उसका कि चिराग है ना दुबई में कुछ तो एनालिस्ट का काम है, सिर्फ बीकॉम किया है उसने, बीकॉम और छोटा मोटा कुछ और कोर्स किया होगा। गई वहां पे और बोल रही है, कहना है कि यार महीने के रफ अबाउट 2.5 लाख हाथ में आएंगे। ये सुबह से रात तक कपड़े धो रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, झाड़ू पोछे कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाता भी वहां के, तब भी जाके नहीं कमा रहा है, और वो आदमी वहां पे ऐसे एकदम बढ़िया कमा रहे हैं। टर्न्स आउट टू बी फॉरेन कंट्री के अंदर पैसा है यार। बोल रही है 4-5 साल काम करूंगी, आगे आप एक बढ़िया सा लैविश फ्लैट लूंगी, रेंट आउट कर दूंगी, दूसरे फ्लैट में रहूंगी आराम से। मैं कहा वाह, लाइफ गोल्स देख रहे हो। काम चोरी आज भी खून में बकायदा, 4 साल काम करके आगे हराम में ही रहना है हमने, तो उसने पूरा प्लान करके गई है। दैट्स हाउ इट इज। तब से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यार क्यों ना हम भी बाहर जाके कपड़े धो लें कुछ, भाई साहब मस्त है। तो इन लोगों ने क्या बात करी कि जब आप पैसा ज्यादा दोगे ना, करप्शन कम हो जाएगा। सो दे हैड अ वर्ड अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। पर इन लोगों ने क्या बोला कि बात समझो, आज मान लो यस एकेडमी में एक बोर्ड बनाया गया कि फैकल्टीज का पेमेंट डिसाइड करना है कि कैसे इनको पैसे दिए जाएंगे, और मेरे को बोल दिया कि आप डिसाइड करो। मैं कहा ठीक है, मैं देख लूंगा। अब तुम सबको पता है कि मैं तो खुद को तो भर ही दूंगा क्योंकि अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और यही ग्रीनबेरी ने कहा कि मैनेजमेंट के हाथ में ही जब तुम बोल रहे हो कि वो खुद डिसाइड करें उनका रेम्यूनरेशन कितना है, तो जाहिर सी बात है दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, एंड जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी करेंगे अपना स्टेक बढ़ाने के लिए। क्या करो, रेम्यूनरेशन कमिटी बनाओ, और उसमें भी कौन रखो, अनइंटरेस्टेड लोग, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जाके लेके आओ, और उनको बोलो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करें, और एनालाइज करके डिसाइड करें कि क्या हम लोगों को इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, इतने पैसे मिलने चाहिए, वो डिसाइड करें। कंपनी को एनालाइज करें कि क्या सेटिंग फीस के लिए इतना पैसा बहुत है, इससे ज्यादा दे सकते हैं, इससे कम दे, किस तरीके से चलेगा। श्योर इनफ। इट रेकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमिटी कंपोज्ड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगेन इट रेकमेंड्स, its recommendations were incorporated in the listing rules of the London Stock Exchange, और आगे इंडिया ने भी इसको फॉलो किया ही है, एकदम ठीक चलेगा। 1992 में क्या आया था, कैडबरी कमेटी। 1995 ग्रीनबेरी कमेटी। कैडबरी कमेटी क्यों आई थी, स्कैंडल्स चल रहे थे। अच्छा, तो इन लोगों ने 3 चीजें रेकमेंड करी थी, क्या क्या थी वो? सबसे पहला सेपरेशन, सीईओ चेयरमैन अलग। सेकंड,
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेके आओ एटलीस्ट 3 और इसमें से 2 इंडिपेंडेंट एंड लास्ट ऑडिट कमेटी बनाओ। उसके बाद ग्रीनबेरी कमेटी, ग्रीनबेरी कमेटी ने क्या बोला? रेम्यूनरेशन। तो इन लोगों ने क्या बोला? क्या बनाओ? एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनाओ जिसमें कौन होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। चल दो भाई आगे। उसके बाद आई द हैम्पल रिपोर्ट 1998। इसने कहा कि मैं क्यों बनाऊं? ग्रीनबेरी के अंदर एरर देखने के लिए, कैडबेरी के अंदर एरर देखने के लिए। हैम्पल कमेटी बनाने का रीजन क्या था? ऊपर वाली दोनों कमिटीज के अंदर प्रॉब्लम्स देखने के लिए। श्योर इनफ, लेट्स सी। द हैम्पल कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1995 to review and revise the earlier recommendations of the Cadbury and Greenberry committee. So Hempel committee इसलिए आई थी। An important development was in the area of, इसने क्या बोला? Accountability लेके आओ। जब जिम्मेदारी लाओगे ना तब लोग अच्छे से काम करेंगे, और accountability तब आएगी जब आप उसे independently चेक करो। independently चेक करने का मतलब है ऑडिट। सिंपल है। सो हैम्पल कमेटी आई 1998। बन कब से गई थी? 1995 से, मतलब ग्रीनबेरी के बाद ये कमेटी आ गई थी। इट टुक टाइम टू सी कि इन लोगों ने जो प्रपोजल्स डाले हैं उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और 1998 में इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि हमारे हिसाब से आपको अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, ऑडिट के मेजर्स बढ़ाने चाहिए, अगर स्कैंडल और स्कैम्स हटाने थे आप लोगों को तो। द बोर्ड वाज आइडेंटिफाइड एज हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, thereby safeguarding shareholders इन्वेस्टमेंट। बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने अपने स्टेक होल्डर्स का, अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और बोर्ड को ही अपन क्या करेंगे? अकाउंटेबल करेंगे फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहां पे फुल स्टॉप लगाना। Recommendations of this report and further consultation by the London Stock Exchange became the combined code on corporate governance. Make sense? हैम्पल कमेटी ने क्या बोला? अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट बढ़ाओ। दूसरी बात उसने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम है एट द सेम टाइम उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी है अगर कल कुछ गलत हो रहा है तो। इनके suggestions about accountability and audit and some negotiations with the London Stock Exchange was further incorporated in the code of corporate governance. Sure enough, अभी तक evolution so far so good, कोई दिक्कत नहीं है। आजा यूके स्टीवर्डशिप, इसके ऊपर डालो BBIMPNH। BBIMPNH याद है ना? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप थू भी लिख सकते हैं या फिर राहुल गांधी भी लिख सकते हैं, हाउएवर यू लाइक इट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सब्जेक्ट। ठीक है, बट अगेन चाहे अनइम्पॉर्टेंट हो चाहे वेस्ट हो, पर हम एक बार सुनते जरूर हैं। The UK Stewardship Code traces its origin to the responsibility of institutional shareholders and agent statement of principles, first published in 2002 by Institutional Shareholder Committee and was converted to a code in 2009. कुछ ने इसने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया? इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स पे, मतलब बड़े शेयर होल्डर्स के ऊपर, कि यही लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स को चला रहे हैं, इन्हीं के पास मेजर पावर है। The Stewardship Code aims to enhance the quality of engagement between investors and companies to help improve long-term returns to shareholders and the efficient exercise of governance responsibility. तो यूके स्टीवर्डशिप ने क्या बोला ना कि अगर आपको स्कैम्स हटाने ना तो जो मालिक है ना उसको काम में इन्वॉल्व करो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको बोलो कि आप कंपनी के साथ इंटरैक्ट करो, आप बीच बीच में आते रहो, चेक करते रहो, रिव्यू करवाओ, आप बार बार इन रिपोर्ट्स को देखो, वोट एक्सरसाइज करो, आप लोग मैनेजमेंट को बताओ कि व्हाट टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, लिमिट सेट करके दो। तो यूके स्टीवर्डशिप क्या कह रहा था ना? स्टीवर्डशिप का मतलब है, कल अपन ने स्टीवर्डशिप पढ़ा था, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नथिंग बट द एजेंट्स। लास्ट अपन ने थ्योरी पढ़ी थी स्टीवर्डशिप की कि बीओटीज आर नथिंग बट द एजेंट्स, जो किसके लिए काम करते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। यही द यूके स्टीवर्डशिप ने क्या बोला था कि इन्वेस्टर्स, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जायंट इन्वेस्टर्स, जो कभी कुछ बोले तो फर्क आता है, उन लोगों को डे टू डे एक्टिविटी में नहीं बट कंट्रोल एक्सरसाइज करने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आना चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बड़ी क्लियर रहे। एंगेजमेंट इंक्लूड्स परस्यूइंग प्रपोजल डायलॉग्स ऑन स्ट्रैटेजी। एंगेजमेंट का मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठो और बोलो आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या करना चाह रहे हो। सोच के देखो, आप लोगों ने फ्रीडम 251 के बारे में सुना है? एक आया था ना, 250 रुपए, सुबह 6 बजे उठ के फोन बुक कर लो, 3 महीने में घर पे आ जाएगा, पीछे झंडा लगा हुआ, आया क्या? नहीं आया ना, इट्स अ कंप्लीट स्कैम। हमने बोला कि अगर इस कमेटी को वहां पे लगाया जाए, अगर इसके ओनर्स ने एक बार मैनेजमेंट से डिस्कशन किया होता, हाउ इज इट पॉसिबल, शो मी द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, तो हमें ना एक और बेटर पिक्चर ला पाते और शायद तक लोग इसमें पैसे ही नहीं लगाते। हम सब लोगों ने भी 250, और कितने लोगों ने 251 में फोन को बुक किया। कंपनी का नाम था रिंगिंग बेल्स, बजती घंटियां, बच गई, कुछ फायदा नहीं हुआ, इतने लॉसेस, स्कैम, आखिरी में अरेस्ट हो गए। और उनका क्या कहना है कि नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम कर सकते थे, 250 रुपए में फोन बना सकते थे। मतलब आप समझ रहे हो 250 रुपए में फोन बनाने की जो बातें कर रहे हैं। चाइना भी एक बार के लिए बैड ट्रिप में चला गया,
कि मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप 250 रुपए में टच स्क्रीन फोन बना रहे हो। इनका कहना था कि हम आपके पैसे लेके कहीं पे इन्वेस्ट करते, वो एक का डबल स्कीम, जल्दी से एक का डबल हो जाता, उसके बाद हम वहीं पे 500 रुपए होते, फिर 500 रुपए को हम ऐसे करते वैसे करते, पता नहीं हेन तेन घटिया सी स्ट्रैटेजी विच वॉज कंप्लीटली इलॉजिकल। बट क्योंकि इट वॉज बैक्ड बाय मिनिस्ट्रीज, तो हम लोगों ने बोला ठीक है भाई, हमारी मिनिस्ट्री तो बड़ी ईमानदार है, कुछ महीने बाद हम हंस दिए, ठीक है क्या। तो इसीलिए आप जब बोलते हो ना कि स्टीवर्डशिप कोड क्या बोलता है ना, जो 2009 में कोड डेवलप हुआ था, एक सेकेंड आप, नहीं नहीं, तुझे भगवान का वास्ता भाई, देखो प्लीज, हे प्रभु दया रखना, हाँ लैपटॉप से अच्छी चीज नहीं होती कोई, लेनोवो लैपटॉप बेस्ट है, आ जाइए वापस से, हाँ आइडिया पैड तो सबसे बेस्ट है, हाँ सो हाँ बहुत ही बेस्ट है। सो कमिंग डाउन बैक टू वेयर वी वर, स्टीवर्डशिप, इसने क्या बोला, आप आइए और अपने बोर्ड के साथ इंटरैक्ट करो, आप अपने पास पावर लेके आओ। हमने कहा ठीक है। अब इस पावर को लाने का तरीका क्या था, अब इसने पावर लाने में क्या कहा, दैट शेयर होल्डर्स एंड द एफिशिएंट एक्सरसाइज ऑफ गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहले अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिस्कस करो और साथ में ओवर द टाइम आप उनसे पूछो कि गवर्नेंस के नाम पे तुम लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हो, गवर्नेंस के नाम पे तुम क्या कर रहे हो, यू शुड आस्क अ क्वेश्चन, तभी लोग अपने आप को अकाउंटेबल मानेंगे और काम करेंगे। चले, engagement includes pursuing purposeful dialogue on strategy, performance and the management of risk as well as on the issues that are immediate subject of votes at general meeting। सही बात है, आपने तो वोट करके पावर एक्सरसाइज करना है। The code is addressed in the first instance to firms who manage assets on behalf of इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। तो ये कोड किसके लिए बनाया गया था, उन फर्म्स के लिए, अच्छा फर्म्स इंक्लूड्स कंपनीज, उन फर्म्स के लिए जो शेयर होल्डर से पैसा लेती हैं और उनकी एसेट्स को मैनेज करती है। तो हमने सबसे पहले इनको बोला कि भाई जिन लोगों में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग है, वहां पे इन्वेस्टर्स को हमेशा एक कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए, सच एज पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अदर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो ये कोड सबसे पहले इनके लिए आया था, लेटर ऑन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। सो अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार के लिए आपको जनरल आइडिया आ गया कि यूके स्टीवर्डशिप कमेटी 2002 में आई थी, 2009 में इनका कोड बन गया था और इनका कहना था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को थोड़ा डे टू डे फंक्शनिंग में आना चाहिए, वोट्स एक्सरसाइज करने चाहिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए, गवर्नेंस इश्यूज पूछने चाहिए, क्या हमारी आगे की वर्क कंडीशंस होने वाली, सब जानना चाहिए ताकि सामने वाला अकाउंटेबल फील करे। अब आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बिल्कुल अलग चीज है। इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डन, नाउ अपन अक्रॉस द वर्ल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है उसके ऊपर बात करने वाले, पर अभी तक के लिए क्या इवोल्यूशन पूरा का पूरा क्लियर है आप लोग को, ठीक है। एक बार देखते हैं कि अपन लोगों ने सबसे पहले इवोल्यूशन कौन से ईयर से स्टार्ट किया था, 77, कौन सा एक्ट था वो, देख मत कोई बात नहीं गलत बोल, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट थे। इसने क्या बोला सबसे पहले, इंटरनल कंट्रोल, बस खाली कोड वर्ड में बात करते हैं। नेक्स्ट कब इवोल्यूशन हुआ, 79 में किसने बोली बात, यूएस एक्सचेंज ने बोला, चलेगा। यूएस एक्सचेंज ने क्या बोला आपको, रिपोर्टिंग करो मैंडेटरीली ऑन योर इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद 1985 में क्या आया, ट्रेडवे कमीशन। ट्रेडवे कमीशन ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट बोर्ड, ऑडिट कमेटी, एक और इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, दोनों के ऊपर बात करी थी। नेक्स्ट अप 1992 कॉसो ने आपको फ्रेमवर्क दिया। फ्रेमवर्क किस चीज का दिया, इंटरनल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करना है। फर्दर 2002 सार्बन-ऑक्सले एक्ट। सार्बन-ऑक्सले एक्ट ने क्या किया, जो आपके कंपनीज एक्ट में 4 चीजें, फर्स्ट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सेकंड ऑडिटर होना चाहिए, थर्ड डिस्क्लोजर अच्छे हो एंड लास्ट पेनल्टीज। ये हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद कुछ कमिटीज आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, कहां से स्टार्ट हुई, 1992, 1995, 1998। 1992 कमिटी कौन सी, कैडबरी। इन लोगों ने किस चीज के ऊपर बात करी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी, इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करी। 1995 ग्रीनबेरी कमेटी। ग्रीनबेरी कमेटी का हेड कौन था, रिचर्ड ग्रीनबेरी, रॉबर्ट नहीं, रिचर्ड ग्रीनबेरी। रिचर्ड ग्रीनबेरी ने क्या बोला, रेम्यूनरेशन के ऊपर बात करी, रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी थी। 1998 हैम्पल कमेटी। हैम्पल कमेटी क्यों आई थी, दोनों में खराब थी। अच्छा हैम्पल कमेटी बन कब गई थी, 95 में ही बन गई थी। उसकी रिपोर्ट कब आई, 98 में आई। और इन लोगों ने ज्यादा किसके ऊपर बात करी, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ और ऑडिट करवाओ, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट। उसके बाद राहुल गांधी वाली बात कौन सा था, यूके स्टीवर्डशिप 2002, यूके स्टीवर्डशिप 2002 और 2009 में इन लोगों ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए। यूके स्टीवर्डशिप ने क्या बोला आपको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फंक्शन करना चाहिए, वोट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज डिस्कस करने चाहिए। एंड दिस वाज हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंटायरली इवॉल्व्ड विद डिफरेंट कमिटीज रिपोर्ट एंड ओवर द टाइम डेवलपमेंट्स। पूरी हिस्ट्री याद हो गई, जम गया क्या, गोइंग एट।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा ये ना एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट मानना, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। अक्रॉस द वर्ल्ड से बेटर क्वेश्चन इन इंडिया है जो अपन ने एंड में डिस्कस करना है, बट स्टिल अपन लोग आए हैं कुछ तो करके जाएंगे। सबसे पहला अपन लोगों ने वर्ल्ड में स्टार्ट करना है विद द मोस्ट पावरफुल नेशन यूएसए। यूएसए आया। अच्छा यूएसए के अंदर है ना आप सबसे ज्यादा आतंकी डेवलपमेंट ऑफ मार्केट देखोगे। अच्छा आपका रेगुलेटर कौन है, सेबी, कौन से ईयर में आया, 1992। यूएस का रेगुलेटर कौन है, SEC, कब आया वो, 1935 SEC आ गया था और आज तक वही चल रहा है, बिकॉज इट टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेंचमार्क चीज लाए थे वो लोग आज हमसे इतने आगे क्यों है कि हम लोग बहुत पहले हमसे अच्छा रेगुलेटर लेके आए थे, जबकि हमारा जो ऑफिशियल रेगुलेटर था वो 47 में आया था जो कंट्रोलर एक्ट के थ्रू आया था, जबकि इट वाज अ बिग फेल और इंडिया के अंदर सबसे बड़े स्कैम उस खुद आदमी ने किए हैं। ठीक है, टर्न्स आउट टू बी हमारा ऑफिशियल अच्छा रेगुलेटर जो अपन बात करते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करवा पाता है, सेबी, जो आप लोगों ने जनवरी 1992% देखा। तो रेगुलेटर हमारे पास भी था बट इट शिफ्टेड इन 1992 एंड व्हाई डिड वी शिफ्टेड, क्योंकि हमें पता था 1947 वाले रेगुलेटर एंड आइडिया वर कंप्लीटली फेलिंग, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही थी। जबकि 1935 का जो SEC आया था उसने जो अपने अंदर से बॉडी निकाली, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, बड़ी पावरफुल थी, आज तक वही है और आज भी डोमिनेंटली यूएस के मार्केट को संभालती है पूरा का पूरा। तो अब ये जो यूएसए की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप बार बार SEC देखोगे, पहले भी SEC था, आज भी SEC है, आगे भी अभी तक SEC ही चल रहा है। श्योर है? तो सबसे पहले यूएस का आया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। अब इसने क्या बोला, द एम ऑफ यूएस SEC इज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। सेबी का क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देख रहे हो कि नहीं कितना कॉपी कर रहे हैं अपने को, ठीक है। सबसे पहले इन लोगों ने हमको देख के 1935 में कॉपी कर लिया, हमने मतलब बाद में डिस्क्लोज किया, बट दिस इज हाउ इंटरनल इंफॉर्मेशन गेट्स लीक ऑफ इंडिया। सो इन लोगों ने कहा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट, और दूसरा हमने बोला था मार्केट की इंटेग्रिटी मेंटेन करना, हमने बोला पहले है बस डिस्क्लोज बाद में किया था। तो इन लोगों ने फिर कॉपी कर लिया, मेंटेन फेयर एंड ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मार्केट, सेम की सेम चीज छापते हैं साले हमारी। इन लोगों के दो ऑब्जेक्टिव थे, SEC ने सबसे पहले क्या बोला, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन, दूसरी चीज क्या बोली, मार्केट का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क एंड फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। यही हमारी तीसरी चीज है भाई, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, इकोनॉमी डेवलप करो और मार्केट को एक वाइब्रेंट मार्केट बनाओ जहां पे आराम से लोग इन्वेस्ट कर पाए। सेम चीज इन लोगों ने अलग इंग्लिश में बोल दी हमारे से पहले। So the SEC oversees the key participants in the securities world, including securities exchanges, security brokers and dealers। वही बात कर रहे हैं, हमारा सेबी इंटरमीडियरीज को देखता है अक्रॉस और साथ में स्टॉक एक्सचेंज को भी देखता है कि सही से ट्रेडिंग चल रही है कि नहीं, पूरा छाप रहे हैं दोस्तों। अपन लोगों ने इनको बॉयकॉट करना है। सुनना, SEC ओवरसीज द की पार्टिसिपेंट्स। की पार्टिसिपेंट्स देख ले, अच्छा इनके की पार्टिसिपेंट्स मतलब अपने इंडियन इंटरमीडियरीज, ठीक है, की पार्टिसिपेंट्स देखेंगे। उसके बाद इसने आगे क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, कहां गया, की पार्टिसिपेंट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस। अच्छा आप समझना, हमारे पास जो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हमेशा यूएस का कमीशन सबसे डोमिनेंटली संभालता है। जैसे आप इसको की बात कर लो, इवन इंडिया एज ए मेंबर ऑफ इसको, तो इसको क्या कर, एनीवन नोज व्हाट इज इसको, व्हाट्स एग्जैक्टली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर इवन डेवलप कंट्रीज को अगर कोई सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क का मतलब समझते हो, व्हाट सिस्टमिक रिस्क, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट इज सिस्टमिक रिस्क, हाँ मौका पड़ेगा जो हो ही सकता है। तो रिस्क क्या होता है किसी दिन ना गिरना है हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ जी, सिस्टमिक रिस्क इज ए रिस्क ऑफ योर एंटायर इकोनॉमी रीचिंग आउट टू अ कोलैप्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल सत्यम स्कैम, हमारा मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो रहा था, हम सिस्टमिक रिस्क देख रहे थे, तो हमें जल्दी से एडवाइस है कि मार्केट शट करो, तुम्हारे यहाँ के लोग समझ नहीं रहे, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, एज वेल एज तुम पाकिस्तान को टच कर जाओगे। एकदम ठीक है, पाकिस्तान को टच करने का मतलब है कि तुम्हारे पास खुद का स्टॉक एक्सचेंज नहीं, क्योंकि उनका नहीं है। तो ऐसे अपन लोगों ने बोला कि भाई समझो मर जाओगे, प्लीज हटो हटो। तो जल्दी से भी आया, 4 घंटे के अंदर मार्केट में ब्लैक डे डिक्लेयर किया, बंद कर दिया। हमने कहा रुक जाओ, जल्दी से एडवर्टीजमेंट्स बनाओ, लोगों को समझाओ कि कुछ भी नहीं होगा, और पीछे है सारे के सारे रेगुलेटर आपको समझाने के लिए। धीरे धीरे समझाया उनको, आपकी इकोनॉमी है ना कहां सेल कर रही थी, इसे डायरेक्ट एक 40% का स्लैश देखा होगा, अपन 11,000 के आसपास आ गए थे, इतनी बुरी तरह से स्लैश हुए थे।
उसका इम्पैक्ट आज तक कवर कर रहे हैं अपन लोग। एक स्कैम ने इतना बुरा हिलाया था अपनी इकोनॉमी को। सो उस टाइम पे आप एक सिस्टमिक रिस्क के ऊपर थे, तो इसको आपको हेल्प कर रहा था, मल्टीपल एजेंसीज हेल्प कर रही थी। तो आपका जो यूएस एसईसी है ना, ये हेड करता है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मल्टीपल वर्ल्ड में जो एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं उनको गाइड करता है। Coming back, overseas participation in the securities world, including securities exchanges, security brokers, dealers, and investment advisors and mutual funds. The SEC is concerned primarily with promoting the disclosure of important market-related information, maintaining fair dealing, and protecting against fraud. तो SEC ने भी सेम वही इंडिया को ही कॉपी किया है, जहाँ पे इन लोगों का मेन काम क्या रहता है भाई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स देखना, म्यूचुअल फंड्स को रिकग्निशन देना, प्रमोट करना कि आप लोग टाइमली डिस्क्लोजर्स करो, फेयर डीलिंग करो बाजार में और फ्रॉड मत करो. So SEC is the primary overseer and regulator of the US securities market. It works closely with many other institutions like the Congress. वहाँ की कांग्रेस के साथ ये वर्क करता है. अच्छा, ये वाली कांग्रेस नहीं है, ये बहुत बढ़िया है. Other federal department and agencies and the self-regulatory organizations, state security regulator and various private sector organization. In addition, the chairman of SEC represents the agency as a member of Financial Stability Oversight काउंसिल. तो जैसे अपना सेबी का जो हेड है वो भी इधर मेंबर बनता है, एसईसी का भी मेंबर है वो भी हेड बनता है. तो यहाँ पे यहाँ का जो चेयरमैन है वो एजेंसी को रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल के अंदर. मतलब आप नहीं देखते यूएस हिट्स रिसेशन या एनीथिंग लाइक दैट, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल्स बीच में आते हैं और देखते हैं कि क्यों रिसेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है. अपने इंडिया के अंदर ये चीज़ बेस्ट है, अपन लोग को रिसेशन फेस नहीं करना पड़ता. हाँ, हमेशा ही होता है रिसेशन में. इन लोगों को बीच बीच में रिसेशन आते हैं जिसकी वजह से एकदम से जॉब लॉस होता है, बहुत तेज एकदम मार्केट एम्प्टी हो जाता है. और रिसेशन अगर फॉरेन में आया ना तो इंडियंस के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है रिसेशन का, क्योंकि इंडियंस एकदम से शैटर हो जाते हैं कि भाई क्या करना है. उन्हीं को सबसे पहले निकालते हैं ना. हम लोग सबसे पहला हमारा फोकस ये होगा, इंडिया के अंदर कुछ गलत होगा तो हम पहले इंडियंस को प्रोटेक्ट करेंगे. तो अगर यूएस में कुछ गलत होगा, वहाँ रिसेशन है, तो पहले यूएस की नौकरी बचाएंगे, इंडियंस को बाहर निकालना चालू करेंगे. अच्छा, एक सेकेंड, आप लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लीज देखना इस चीज़ को. आप पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड. यूएसए के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन संभाल रहा है आपका, एसईसी. अच्छा, एसईसी क्या करता है वहां पे भाई, यूएस के पूरे मार्केट को संभालता है, अक्रॉस द ग्लोब को देखता है. एसईसी का ऑब्जेक्टिव क्या था आने का भाई, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को वाइब्रेंट क्रिएट करना और साथ साथ में फेयर डीलिंग प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना. अच्छा, यूएस की एसईसी का काम है कि इंटरमीडियरीज को रिकग्नाइज करेगा, म्यूचुअल फंड्स को रिकग्नाइज करेगा, इन सबको मॉनिटर करेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को मॉनिटर करेगा, अगर लोगों को कोई एडवाइस चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड उनको एडवाइस करेगा. एसईसी यूएस के अंदर अलग अलग स्टेट एजेंसीज के साथ भी काम करता है, जैसे वहाँ की कांग्रेस के साथ, वहाँ की एजेंसीज के साथ, वहाँ की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है, ये देखने के लिए कि उनकी इकोनॉमी हमेशा वाइब्रेंट रहे. वहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, स्टेट सिक्योरिटी रेगुलेटर्स एंड वेरियस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसके आगे कट करके लिख लो, दिस इज डन इन ऑर्डर टू हैव अ वाइब्रेंट इकोनॉमी. दिस इज डन इन ऑर्डर टू हैव अ वाइब्रेंट इकोनॉमी. This is done in order to have a vibrant economy and to avoid any kind of systemic risk and to avoid any kind of systemic risk. Sure है क्या? डन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, थोड़ा सा खाली ऑक्सले की बात करते हैं एंड अपन एकदम स्लोली एंड स्टेडली स्लो करते जाएंगे इसको. अच्छा, अभी तक थके तो नहीं हो, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए नहीं? गोइंग अहेड, वेरी गुड वेरी गुड. Sarbanes-Oxley Act of 2002, that's my duty to ask. Sarbanes-Oxley Act 2002. अब Sarbanes-Oxley Act अपन ने कंपनीज एक्ट में पूरा छाप रखा है. इसने बोला लोगों के सामने गलत डिस्क्लोजर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, यही मेरा मेजर काम है. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, टाइमली डिस्क्लोजर्स करो, क्वालिटी डिस्क्लोजर्स करो. Sarbanes-Oxley आने का रीजन. In 2002, the United States Congress passed the Sarbanes-Oxley Act to protect shareholders and the general public from accounting errors, fraudulent practices in enterprises and to improve the accuracy of disclosures. जो एरर आ रहे थे, आपके सामने डिस्क्लोजर सही नहीं हो रहे थे, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिस्क्लोजर्स क्वालिटी करने के लिए क्या आया था, Sarbanes-Oxley Act. ईयर कौन सा था, 2002. The summary highlight of the most important Oxley section for compliance are listed below. Now this can be a direct question. Sarbanes-Oxley Act की हिस्ट्री एंड क्या उसने अचीवमेंट्स किए थे, क्या प्रपोजल्स थे, इसीलिए इसको आपको पीछे एकदम इस फॉर्म में दिया है. इसके अंदर मेरे को तुमको कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है.
और ये आपको एज गुड एज याद रहेगा, पर आपने बस समझना है कि छटनी करनी है, आपको कुछ ज्यादा चीजें याद आ जाएंगी इसको पढ़ते पढ़ते। अपन ने नैरो डाउन करना है, जितना इसमें दिया है बस उसके ज्यादा हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले इसने CSR की बात करी, इट वॉज द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट। एक कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें, इसको याद रखने का तरीका। अच्छा, सेक्शन एकदम अपना फेवरेट है 302, भारत में 302 मतलब मर्डर, एकदम ठीक है ना, मैं मर्डर से हमेशा इसको याद रखता हूँ। तो साबिन ऑक्सले में अपन ने सबसे पहला सेक्शन 302 ही लिखना है। 302 का मतलब क्या था, इसने बोला एक सेकेंड, मैं साबिन ऑक्सले एक्ट क्यों लेके आया था, रिपोर्टिंग सही से नहीं होती थी, डिस्क्लोजर्स गलत होते थे। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रहे हो उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स है, कुछ गलत नहीं लिखा, सारी मटेरियल एंड रेलेवेंट चीजें बताई है। आप यही जानना चाह रहे थे, जो डिस्क्लोजर्स कर रहे हो फेयर कर रहे हो, बस इसी के ऊपर अब 302 चलने वाला है। देखते हैं, CEO एंड CFO मस्ट रिव्यू ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट। सबसे पहले आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, इन दोनों का काम क्या होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट को पहले रिव्यू करो। रिव्यू कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कर लिया। अब उसके बाद आपने देखना है कि इस रिपोर्ट के अंदर या फिर आप लोगों के जो डिस्क्लोजर्स है इसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा एरर था। थर्ड, इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट इज फेयरली प्रेजेंटेड। तो सेकंड एंड थर्ड एकदम सही है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और जो भी आप रिप्रेजेंट करा रहे हो वो फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फोर्थ, CEO एंड CFO आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स। क्या हुआ इसका मतलब, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है, याद है पीछे मैंने कहा था एक फ्रेमवर्क बना के दिया है आप लोगों को, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो आपको सेट करना है। साबिन ऑक्सले एक्ट ने क्या बोला कि आप कैसा फ्रेमवर्क बना रहे हो और इंटरनल कंट्रोल कैसा कर रहे हो, ये हमारा काम नहीं है, ये CEO एंड CFO का काम है कि वो ही सेट करें कि किस तरीके से उनको इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। ओके, बस इसके आगे नहीं जाना मेरे को, मतलब जाऊंगा अभी के लिए रिवाइज करना है। कौन सा एक्ट है, साबिन ऑक्सले एक्ट। ईयर कौन सा है, 2002। आने का रीजन क्या था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आप डिस्क्लोज कर रहे थे वो बड़े एरर वाले थे, डिस्क्लोजर सही नहीं होते थे, इसी वजह से हमने कहा क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर सुधारे, साबिन ऑक्सले एक्ट लेके आया। कौन लेके आया था साबिन ऑक्सले एक्ट, US कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने प्रपोज किया था कि अपन लोग को साबिन ऑक्सले एक्ट लाना चाहिए। इसमें अपन कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, अपना फेवरेट सेक्शन 302। साबिन ऑक्सले एक्ट का 302 क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, सबसे पहले आप लोग जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फेयरली रिप्रेजेंट करना चाहिए। और इसको कौन रिव्यू करेगा, CEO एंड CFO रिव्यू करेगा। CEO और CFO का ही काम होगा इसमें, क्या काम होगा, आपने इफेक्टिव एक फ्रेमवर्क बनाना है ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल। चारों चीजें याद है। फिफ्थ, CEO एंड CFO मस्ट रिपोर्ट कोई भी अगर डेफिशिएंसी है इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल में या फिर अगर उनको कोई फ्रॉड दिखता है मैनेजमेंट के अंदर, और ये किसको रिपोर्ट करना है, ऑडिट कमेटी का अगर कुछ भी गलती हुई है या फिर किसी की भी कोई गलती हुई है तो आपको अपनी रिपोर्ट में बताना है। बताओ, आप इन्हीं को कह रहे हो कि देखो फ्रॉड और गलती में बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है, आप खुद बता दो तो गलती है, हमने पकड़ लिया तो फ्रॉड, एज सिंपल एज दैट। आप खुद बता दो गलती, हमने पकड़ा फ्रॉड। तो इसने बोला आप बेटर बता दो कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया या फिर कोई फ्रॉड हो गया, आप उसको डिस्क्लोज कर दो, इससे आपकी लाइबिलिटी हम लोग नेगेट कर देंगे, आपकी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपने इनिशियल स्टेज में बता दिया कि गलती हो गई है, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। हम क्या पढ़ रहे हैं, साबिन ऑक्सले एक्ट। साबिन ऑक्सले एक्ट का ईयर कौन सा है, 2002। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो, 302। 302 ने क्या बोला था, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने जाए सबसे पहले मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिव्यू कौन करेगा, CEO एंड CFO। फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, CEO और CFO का एक और काम क्या था, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है, और अगर कोई फ्रॉड हो गया है ऑडिट कमेटी के द्वारा या फिर ऑडिट कमेटी को बताना कि कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये इन्हीं को बताना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CEO एंड CFO मस्ट इंडिकेट एनी चेंजेस इन द इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल। अगर कोई भी कंट्रोल में चेंज आया तो वो भी आप लोग को ही बताना है। श्योर, सो 302 इज क्लियर, बहुत बढ़िया। चलते हैं एकदम आगे, 99 सेक्शन से आगे बढ़े जाओ। सेक्शन 401, इसने क्या बोला, डिस्क्लोजर इन पीरियोडिक रिपोर्ट्स। क्या ये भी आप इंडिया के अंदर करते हो, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स देते हो, डिस्क्लोजर देते हो। आपको पता है ना, अपन ने इवन अपने LODRs के अंदर पढ़ा था कि भाई इतने इतने टाइम में क्वार्टरली रिपोर्टिंग करो, इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग करो। इन लोगों ने क्या बोला, हर स्टेटमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट टू बी एक्यूरेट एंड प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट डज नॉट कंटेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट or admits to state material information. Such statement should also include all material off balance sheet liabilities, obligation and transaction. तो साबिन ऑक्सले एक्ट ने क्या बोला कि ना पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करो
अब इसके अंदर क्या लिखना, पहले अपन ने पढ़ लिया, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, रिपोर्टिंग शुड नॉट बी जस्ट ऑफ द बैलेंस शीट, इट शुड ऑल्सो इंक्लूड एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट विच हैज बीन डन ऑफ द बैलेंस शीट, आउट ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें आप लोगों ने कोई कंपनी के नाम पे ऑब्लिगेशन उठानी है। तो इसने क्या कहा कि इन डिस्क्लोजर आपने दो चीजें बतानी है, वन, अभी कोई भी मटेरियल चीज है, मटेरियल इवेंट है जो आपके साथ हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी टर्म या ऐसी कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर की है जो फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट में हमारी कंपनी के लिए इंपैक्ट कर सकती है। ये दोनों चीजें रिपोर्टिंग के अंदर आपको बताना है। सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट 2002 पढ़ रहे थे, यूएस कमीशन लेके आया था, बहुत खराब एरर्स आ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम थी, डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम थी। सबसे पहला सेक्शन 302 ने क्या बोला, मेरी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, जिसके अंदर अपन ने 6 पॉइंट्स पढ़े। सीईओ और सीएफओ की ड्यूटी थी रिव्यू करना, फ्रेमवर्क बनाना, डेफिशिएंसी बताना, इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंज लाना है तो, साथ में फेयर प्रेजेंटेशन करना था, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। 6 के 6 पॉइंट खत्म, फेंक दो साइड में। 99 सेक्शंस आगे बढ़े। सेक्शन 401 आपके साथ किस चीज में डील कर रहा था, डिस्क्लोजर्स। हमने कहा जो डिस्क्लोजर्स कर रहे हो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन बतानी है ऑन द बैलेंस शीट, साथ साथ में ऑफ द बैलेंस शीट कोई ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, एकदम फेयर रिपोर्टिंग करनी है। 401 खत्म, 3 सेक्शन आगे बढ़े। सेक्शन 404 इसने क्या बोला, आप लोगों ने ना, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करना है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या है ना कि आप लोग आगे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इस पे आप एनुअली एक रिपोर्ट तैयार करके दो। आगे वाले पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि एनुअली आप बताओ कि हमारा कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड एन इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट स्टेटिंग द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। आप अपनी रिपोर्ट में बताते हो कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाए, एंड असेसमेंट बताना कि मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया। एनी शॉर्टकमिंग, इस कंट्रोल सिस्टम में क्या शॉर्टकमिंग्स थी रिपोर्ट करो। और इन एडिशन आपने बताना है आपके एक्सटर्नल ऑडिटर ने आपकी कंपनी के इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए क्या कहा है कि वो इन प्लेस है कि नहीं है, सही से चल रहे हैं कि नहीं। एक सेकेंड, सेक्शन 302 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेक्शन 401 डिस्क्लोजर्स, सेक्शन 404 मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंटरनल कंट्रोल। तो इसके अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ एक और रिपोर्ट देनी थी, किस चीज के बारे में, कि भाई ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल करे। इसी रिपोर्ट में आपको बताना है कि आपने कैसे इंटरनल कंट्रोल किया है, आपकी इफेक्टिविटी क्या थी। इसी रिपोर्ट में आपको बताना है कि इस साल में आपके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कहां हिंड्रेंस आ रही थी, कहां डेफिशिएंसीज आ रही थी। और इसी रिपोर्ट में आपको बताना है कि आपके ऑडिटर्स का क्या कहना है कि आपका इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल कैसा चल रहा था। ठीक है, 3 चीजें बतानी है, लिख के रख लो, आपको याद रहेंगी, बाद में बुलेटिन में गोबर करोगे नहीं तो। इसके अंदर आपको बतानी है दैट इंटरनल कंट्रोल किसके ऊपर है, आप प्लीज पूरा पूरा लिखेंगे। इंटरनल कंट्रोल किसके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, उसकी इफेक्टिविटी बतानी है, इफेक्टिविटी ऑफ योर इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल। थर्ड, इस बार क्या डेफिशिएंसी आई और ऑडिटर का क्या कहना है, एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या कहना है अबाउट योर इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। श्योर है क्या? आप एक्ट का डेप्थ देख रहे हो, कितने सेक्शंस है, 802 तक तो तुम पढ़ने वाले हो। मतलब सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट कितना बड़ा एक्ट बनाया होगा, इसीलिए आज तक बहुत बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड एक्ट है। और बहुत मल्टीपल एक्ट्स के अंदर आपको सार्बन्स-ऑक्सले देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंश्योरेंसेज में भी सार्बन्स-ऑक्सले का नाम आता है। तो बहुत ही क्वालिटी एक्ट है, मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी, 10 पेज के बाद छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा गहराई है भाई। हमने कहा जितना अपन ने कॉपी किया है वही लेते, मतलब जितना हम इंस्पायर हुए हम उतना ही लेंगे। 409 इज रियल टाइम डिस्क्लोजर्स। अच्छा, रियल टाइम डिस्क्लोजर्स भी आप फॉलो करते हो। एलओटीआर के अंदर अपन ने कुछ कुछ पढ़ा था कि एज गुड एज जैसे इवेंट हुआ इसके 30 मिनट्स के अंदर बता दो, 2 दिन के अंदर बता दो, मीटिंग के 2 दिन पहले बता दो, इन सबको कहा जाता है रियल टाइम डिस्क्लोजर। तो सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट ने क्या बोला कि अगर तुमको चाहिए ना कि कोई स्कैंडल ना हो, कोई एरर ना है, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग करो। मतलब एज गुड एज जब बात हुई और रिपोर्ट कर दो, तब आएगा तुमको मजा। सो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑन ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मटेरियल चेंजेस इन इट्स फाइनेंशियल कंडीशंस और ऑपरेशंस। लेट्स स्टार्ट अगेन। सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट 2002, अकाउंटिंग एरर्स की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से इन्वेस्टर्स के सामने एक ट्रू डिस्क्लोजर लाने के लिए इस एक्ट को कांग्रेस ने प्रपोज किया था। सबसे पहला सेक्शन जो हमको इसके अंदर पढ़ना है, सेक्शन 302 आपकी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता था ऑफ फेयर रिपोर्टिंग। आप जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसके अंदर अपन ने बोला था 6 पॉइंट्स को कि सीईओ सीएफओ के पहले 4 रोल्स है, रिव्यू करना,
मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब आपने मिसरिप्रेजेंटेशन हटाना था, एकदम फेयर डिस्क्लोजर करना था, सीईओ को इनको रिव्यू करना था और डेफिशिएंसी देखनी थी, डेफिशिएंसी की रिपोर्टिंग करनी थी और कोई चेंजेस आए तो चेंजेस के बारे में बताना था। नेक्स्ट चीज सेक्शन 401 ने क्या बोला, डिस्क्लोजर की बात करें कि आप लोग जो डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं ऑन द बैलेंस शीट, ऑफ द बैलेंस शीट, दोनों की मटेरियल इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद सेक्शन 404 ने क्या बात करी आप लोगों से, एग्जैक्टली मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट कॉर्पोरेट कंट्रोल्स। इसने बोला सबसे पहली बात इनने बताना है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इंटरनल कंट्रोल हमने करना है। सेकंड, फ्रेमवर्क बताना है कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। थर्ड, उसकी डेफिशिएंसीज बतानी है, ऑडिटर के कमेंट बताने हैं। 404 हो गया। उसके बाद अपन कहां बढ़े, 409 ने क्या बोला, रियल टाइम डिस्क्लोजर्स करने। एंड लास्ट आ गए अपन 802। दोस्त सेक्शंस याद नहीं रखने, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा, मेरी आदत है कि मैं इसको पढ़ाते हुए सेक्शंस याद कराने की कोशिश करता हूं। अगर दो भी याद रह जाते हैं तो अपना क्या ही जा रहा है, ऐड ऑन ही है ना, तो रख लो, कोशिश कर लेंगे, याद रहेगा तो रहेगा, नहीं तो कोई ऐसे अपने आप को गला घोट के याद नहीं करने अपन ने। आपने खाली इसका अगर ऐसे फॉलो थ्रू भी लिख दिया ना तब भी चलेगा, पर सोच लो कि सेक्शन के साथ क्या इंपैक्ट आएगा। 802 क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर अलर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी गलत किया criminal penalty. The section specifies the penalty for knowingly alerting documents and ongoing legal investigation, audit और bankruptcy proceedings. अगर आप लोगों ने कुछ भी गलत बताया, आप लोग बैंक्रप्सी में जा रहे हैं तब चेक करना कि बैंक्रप्सी में जाने का रीजन आप ही का कोई प्लान्ड इवेंट तो नहीं था। बैंक्रप्सी में जाने की वजह से डायरेक्टर्स की तो गलती नहीं थी, अगर डायरेक्टर्स की गलती थी तो उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी सेट करना। बाहर तो इतने स्ट्रिंजेंट है ना बैंक्रप्सी को लेके, बैंक्रप्सी मतलब आपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है, और डुबाते हुए हम बार बार एक ही चीज देखेंगे, अगर कहीं भी नेग्लिजेंस आया तो तुम्हारी मदर सिस्टर ऑल टुगेदर। एकदम ठीक है क्या? दिस कवर्स योर सार्बन-ऑक्सले एक्ट। कल आगे बढ़ते हैं यूके गवर्नेंस कोड 2018 पे। यहां तक श्योर है क्या? एक क्विक रिवीजन मार लेके प्लीज, 2 मिनट लगेंगे, चल दो भाई। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1977। अच्छा अब है ना इस तरफ की बात नहीं करनी, सिर्फ ये बताओ 1977 में सबसे पहले बात क्या निकली, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। 1979 रिपोर्टिंग करनी है। उसके आगे 1985 इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑडिट कमेटी इंटरनल कंट्रोल की बात करी और कॉसो का इनकॉर्पोरेशन हुआ। कॉसो आती है 1992 में, कॉसो ने फ्रेमवर्क दिया इंटरनल कंट्रोल का। उसके बाद 2002 सार्बन-ऑक्सले एक्ट आया, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर कुछ कमिटीज आई, कैडबरी कमेटी 1992, सेपरेशन ऑफ सीईओ एंड आपका चेयरमैन। नेक्स्ट सीईओ कर दिया, आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लास्ट आपकी ऑडिट कमेटी फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1995 ग्रीनबेरी कमेटी ने क्या बोला, रेम्यूनरेशन के ऊपर बात करनी है, रेम्यूनरेशन कमेटी सेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हैम्पल ने कब आए थे, 1995 में आए थे, पर कमेटी की रिपोर्ट कब आई, 1998 में। दोनों के एरर सॉल्व किए, ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद टाइम पास राहुल गांधी 2002 यूके स्टीवर्डशिप कमेटी। अच्छा यूके स्टीवर्डशिप 2009 में कोड बन गया था, और कोड बना के क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में, डे टू डे वर्किंग में कैसा काम चल रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा चल रहा है, इन सब के अंदर। इसके बाद अपन लोग आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड कैसा चल रहा है। अपन ने यूएसए के ऊपर बात की जिसमें हमने एसईसी के बारे में बात की थी, 1935 की बॉडी है जिसने ओवरसी किया, कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, डेवलपमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट इंटरमीडियरीज को रिकग्निशन देने के लिए, और वो कैसे काम करेंगी इन सब के ऊपर। फर्दर अपन लोगों ने बोला था कि ये एफएसओसी का भी एक पार्ट है। फर्दर इसके बाद आप आगे बढ़े, सार्बन-ऑक्सले एक्ट भी यूएस ही लेके आए, अपन यूएस ही पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ। सार्बन-ऑक्सले एक्ट आया 2002 में, जिसके अंदर आपने 5 वर्सेटाइल सेक्शंस पढ़े। सार्बन-ऑक्सले एक्ट आने का रीजन क्या था, फ्रॉड हो रहे थे, अकाउंटिंग एरर्स आ रहे थे, आपके ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना था। 2002 के इस एक्ट के अंदर सबसे पहला सेक्शन बने, कौन सा पढ़ना है, 302 ने क्या बोला था, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट सेक्शन क्या था, 401, 99 सेक्शंस आगे बढ़ गए थे। अब सेक्शन 401 ने आपके सामने क्या बोला था, आप लोगों ने डिस्क्लोजर्स प्रॉपर करने, ऑन द बैलेंस शीट, ऑफ द बैलेंस शीट, सारी मटेरियल चीजें बतानी है। 404 ने क्या बोला, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट 409 ने क्या बोला था, मटीरियलिटी के ऊपर देखना है आप लोगों ने, सॉरी रियल टाइम डिस्क्लोजर्स करने। नेक्स्ट अप उसके बाद 802 ने लास्ट में क्या बोला, पेनल्टीज। अगर किसी ने भी कुछ गलत काम किया, पेनल्टीज किन किन पे लग सकती है, बैंक्रप्सी पे भी लग सकती है, आपने गलत रिपोर्टिंग करी है, कोई भी अलर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर भी लग सकती है। श्योर इनफ क्या, याद हो गया एकदम? चलेगा, आज के लेक्चर में बैठने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।